हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें। बाकी वीडियोस के लिंक प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम में आप लक्ष्य विथ भावेश गजपाल करके सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। बाकी वीडियो के लिंक वहाँ दिए हुए हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स टाइटल के बाजू में जो डाउनवर्ड एरो हेड है उसको दबाकर आप बाकी के वीडियो के लिंक प्राप्त तो कर सकते हैं। चलिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कृषि कृषि टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई की विधियों के बारे में। ये सभी मानक बुक का सार संग्रह है। तो देखते हैं सिंचाई की विधियाँ। सिंचाई की विधियों में हम 4 प्रकार के सिंचाई की विधियों को पढ़ेंगे। पहला खुली सिंचाई, इसको सतही सिंचाई बोलते हैं। दूसरा, ठीक है, सब सरफेस मतलब अर्ध सतही या अधो सतही सिंचाई बोलेंगे, ठीक है। पहला पूर्ण सतही मतलब खुली सिंचाई, जिसे सतही सिंचाई बोलेंगे। दूसरे को अधो सतही सिंचाई कहेंगे। तीसरे को फव्वारा सिंचाई कहेंगे और चौथे को बूंद बूंद सिंचाई कहेंगे। तो ये चारों विधियों और इसके अंतर्गत आने वाली अन्य और विधियों, जैसे कि खुली सिंचाई में 7 छोटी विधियां हैं, इसके अंतर्गत भी और विधियां, इसके अंतर्गत भी और विधियां हैं। तो ये 4 प्रमुख विधियां हैं, इसके अंतर्गत छोटी छोटी और विधियां हैं। किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार के फसल के लिए सिंचाई की जाती है, पूरा वीडियो में पढ़ाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। चलिए पढ़ते हैं आज हम खुली सिंचाई को। पहला, खुली सिंचाई जिसे सतही सिंचाई प्रणाली या गुरुत्वीय चलित विधियां भी कहते हैं। तो इस प्रणाली में जल मृदा की सतह पर सीधे एवं समान रूप से प्रयोग किया जाता है। सीधे एवं समान रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाईलाइटेड पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देना है। प्रक्षेत्र के ऊपरी हिस्सों में जल पाइप या नहर या अन्य प्रणाली के द्वारा पहुंचाया जाता है या भूमि के ढलान के अनुसार गुरुत्वीय बल के द्वारा फैलता जाता है। देखिए, बेसिकली खेत में आप देखेंगे मेड़ को तोड़कर एक खेत से दूसरे खेत में ढलान के अनुसार पानी पहुंचाया जाता है। वो अपने आप गुरुत्वीय बल के आधार पर जिधर ढलान है उधर बहते रहता है, ठीक है। इस प्रकार खुली सिंचाई इसी को कहते हैं। मतलब या तो नाली बना दिए या तो फिर ढलान के आधार पर नाली छोटा छोटा तैयार कर दिया, उसमें पाइप लगा दिए। तो इस प्रकार की सिंचाई को हम खुली सिंचाई के अंतर्गत लेते हैं। इसमें बहुत सारी विधियाँ हैं, इसमें करीब 8 विधियाँ छोटी छोटी, ठीक है। अब देखते हैं, इस विधि की सिंचाई क्षमता 50 से 60% होती है। हालांकि यह सिंचाई में पानी सर्वाधिक वेस्ट होता है इस सिंचाई में, ठीक है। लेकिन इसकी क्षमता, छत्तीसगढ़ में तो आजकल यही चलता है, ठीक है। आप जगह जगह देखेंगे खेतों को, एक खेत से दूसरे खेत में पानी बहा दिए, नहर छोड़ दिए हैं और नहर या नाली को छोड़ दिए हैं, उसके अलावा पानी एक दूसरे से बह रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंचाई में 50 से 60% तक सिंचाई की जा सकती है, इसकी क्षमता है। यह विधि हल्की एवं भारी समतल मृदाओं के लिए उपयुक्त है। हल्की, भारी एवं समतल, हल्की, भारी एवं समतल मृदाओं के लिए उपयुक्त है। सतही सिंचाई की विधियां। पहला, बाढ़ या फ्लड विधि या जल प्लावन या तोड़ विधि, मतलब तो वही जल को खुला में बहा देते हैं, इसी को बाढ़ विधि बोलते हैं, इसी को जल प्लावन बोलते हैं, इसी को तोड़ विधि भी कहते हैं। यह विधि उन क्षेत्रों में उपयोग की जाती है जहां पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो और सस्ता उपलब्ध हो पानी, ठीक है। मतलब उपरात पानी है फेंकने के लिए, लेकिन ये गलत विधि है, फिर भी इसको उपयोग करते हैं क्योंकि फसल उगाना है भाई। यह विधि धान के खेतों के लिए उपयुक्त है। मैं बताया छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक यही विधि उपयोग होती है। धान के खेतों में आप देखे होंगे एक मेड़ को दूसरे मेड़ से तोड़ देते हैं और पानी को बहाए जा रहे हैं, ठीक है। तो धान के खेतों के लिए यह उपयुक्त विधि है। हानियां क्या है? सिंचाई की अत्यंत त्रुटिपूर्ण विधि है। इसमें 50 से 75% तक जो जल है वो नष्ट हो जाता है, मतलब सोख लिया जाता है, फसलों तक नहीं पहुंच पाता। तथा खेत में ढलान का वितरण असमान होने पर अधिक जल लगता है। अगर किसी साइड ज़्यादा ढलान है तो उधर पानी ज़्यादा जाएगा, किसी साइड ढलान नहीं है तो उधर पानी नहीं जाएगा। ये इसकी खामियां हैं। दूसरी विधि जो है इसी के तहत, सतही सिंचाई के तहत, दूसरी है क्यारी विधि, ठीक। इसी का दूसरा बिंदु क्यारी विधि, क्यारी बनाते हैं या चेक बेसिन बनाते हैं। यह विधि सतह सिंचाई की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। मतलब सतही सिंचाई में जो 8 विधियां हैं, उन 8 विधियों में से ये दूसरे नंबर की जो है क्यारी विधि, ये सबसे ज़्यादा है। क्यारी बना देते हैं छोटा छोटा, और फिर जैसे आप बगीचा, अपने घर के पीछे में जो कई लोग बाड़ी बना लेते हैं और बाड़ी में अलग अलग प्रकार की सब्जियां बोते हैं छोटा छोटा क्यारी बनाकर। तो क्यारी में, एक क्यारी में पानी जा रहा है, उसको चाहिए तो फिर मेड़ को बंद कर दिए, फिर उसको पानी कंप्लीट हो गया तो दूसरे को खोलना है तो फिर दूसरे में पानी भेजते हैं। तो यही क्यारी विधि है, चेक बेसिन बनाकर। ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है। क्यारियों का आकार भूमि की किस्म एवं ढलान के अनुसार निर्भर करता है। बलुई मृदा, मतलब जो रेत लिए होता है, SiO2 लिए होता है, क्वार्टजाइट लिए होता है, बलुई मृदा में क्यारी की लंबाई 6 से 12 मीटर होती है, जबकि चिकनी मृदा में 12 से 20 मीटर होती है। ये याद रखेंगे, ठीक है। चिकनी मृदा में
क्यारी की लंबाई ज़्यादा है और बलुई मृदा में 6 से 12 मीटर है। इस विधि के लिए सभी मृदाओं एवं सघन फसलों जैसे कि गेहूं मूंगफली के लिए उपयुक्त होती है। गेहूं और मूंगफली के लिए बेसिकली क्यारी विधि का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस विधि में 2 से 3% ढलान वाली मृदाओं में सिंचाई की जा सकती है जहाँ पर ढलान कम है। इस विधि की सबसे बड़ी कमी यह है कि खेत का एक बड़ा भाग मेड़ों के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तथा श्रमिक की आवश्यकता अधिक होती है। देखिए, मान लो मैं खेत बना दिया, क्यारी बनाता हूँ। देखो, इतना बड़ा मेरे पास खेत है, इसमें अलग अलग छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी इतना सारा, तो भाई मेरा जो जितने जगह मेड़ या क्यारी बनाया हूँ, है ना, उतना तो मेरा खेत खत्म हो गया, खेत का ज़मीन, तो इतनी जगह में ये फसल नहीं लगा है। तो इसलिए बोला जाता है कि इसमें क्या हानि होती है कि खेत का जो भूभाग है ना, वो बहुत सारा खप जाता है छोटी छोटी क्यारियाँ बनाने से। ठीक है, तो ये इसका सबसे ज़्यादा क्या है, ड्रॉबैक है। और इसके अलावा इसमें श्रमिक की आवश्यकता अधिक होती है। अब देखते हैं इसी जो है सतही सिंचाई के अंतर्गत तीसरी विधि जो है वो सीमांत पट्टी, सीमा के अंत में पट्टी या नकवार, या इसी को बोलते हैं सारा विधि, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर में क्या बनाते हैं, स्ट्रिप बना देते हैं, सीमांत में पट्टी बना देते हैं, या नकवार, या इसी को बोलते हैं सारा विधि। ठीक है, यह विधि चारागाह की सिंचाई के लिए उपयुक्त है। इस विधि में खेत को छोटी मेड़ों, छोटे छोटे मेड़ बोलता हूँ ना, मेड़ बताया हूँ, तो मेड़ों द्वारा अनेक पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है। सीमा पट्टियों की लंबाई इनकी चौड़ाई से सामान्यतः 3 गुना होता है, इसको याद रखना है। इसमें जो सीमांत पट्टी विधि में इनकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी होती है। ठीक है, यह विधि बालू मृदा मतलब बलुई मृदाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें उपयोग नहीं की जाती। यह विधि 0.05 से 2% ढलान वाली मृदाओं के लिए उपयुक्त है, मतलब एकदम कम ढलान। जबकि 2 से 3% ढलान में क्या उपयोग करते हैं हम, ये वाली विधि उपयोग करते हैं, क्यारी विधि। और इससे भी कम ढलान हो अगर, ठीक है, 2% से नीचे वाली ढलान मतलब कितनी ढलान के लिए, 0.5 से 2% तक ढलान के लिए, तो कौन सी विधि यूज करते हैं हम लोग, सीमांत पट्टी या नकवार या सारा विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बलुई मृदा में नहीं करते, बेसिकली चिकनी के लिए करते हैं इसका उपयोग। अब देखते हैं तीसरा विधि, वलय या थाल विधि। वलय बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, रिंग बेसिन मेथड। इस विधि में तने का संपर्क सीधा जल से नहीं होता, तने का संपर्क सीधा जल से नहीं होता, बाजू में, पेड़ के बाजू में वलय बना देते हैं। अब यहाँ पर पानी भरा है तो इसको ये खींच लेगा, इसका जड़, ठीक है, दूर में रहता है तो वहाँ पर के आसपास के भूभाग में पानी जाएगा, जिससे वहाँ पर सिंचाई हो जाती है। जल जो है तने से कुछ दूरी पर गोल घेरे में एकत्रित रहता है। बताया यहाँ पर मान लो वृक्ष है तो यहाँ पर गोल घेरा बना देंगे, यहाँ पर पानी एकत्रित कर देंगे, इसी को बोलते हैं वलय बनाना या थाल बनाना, थाला बना देते हैं। ठीक है, जिससे वृक्ष का तना अधिक नमी से होने वाली व्याधियों से सुरक्षित रहता है। जिसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, जिस पौधे को, ठीक है, वहाँ पर ये सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं बहाना है। धान में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोग पानी हिफरात छोड़ देते हैं धान में। तो ढलान वाली मृदाओं में फलदार वृक्षों की सिंचाई के लिए ये प्रमुख है, मतलब फलदार वृक्ष जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ढलान वाली मृदा, ऐसी मृदा जो ढलान पर है, वहाँ पर वलय या थाल विधि का उपयोग करते हैं क्योंकि वलय बनाने से वो पानी वहाँ पर रुक भी जाता है। गहरी कुंड या नाली विधि, डीप फरो या ट्रेंच मेथड। इस विधि का आमतौर पर पंक्तिबद्ध फसलों या सब्जियों के लिए होता है। गहरी कुंड या नाली बनाने, जो नाली बनाते हैं, जैसे बनाया था घर के बगीचे में बाजू में, जैसे हम खेती करते हैं फसलों की या सब्जियों की, तो वहाँ पर नाली बनाते हैं बारीक बारीक, ठीक है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी जाता है। तो पंक्तिबद्ध फसलें और सब्जियों वाले फसलों के लिए सिंचाई में गहरी कुंड या नाली विधि का प्रयोग हम करते हैं। जिन क्षेत्रों में सतही जल निकास की आवश्यकता होती है, सतही जल आसानी से बह सकता है या निकास की आवश्यकता होती है, वहाँ कुंड विधि अधिक प्रभावी है। कुंड की लंबाई कम ढलान वाली बलुई मृदाओं में 30 मीटर एवं अधिक ढलान वाली, जहाँ पर ढलान ज़्यादा है, वैसी मृदाओं में 300 मीटर तक रखी जा सकती है या रखी जाती है। ठीक है, कुंड सिंचाई बलुई मृदा के अतिरिक्त सभी मृदाओं में उपयोग की जाती है। ठीक है, बलुई मृदा में नहीं करते, बलुई मृदा में सभी मृदाओं के लिए उपयोग की जाती है। इस बलुई मृदा में बेसिकली बलुई मृदा में करते हैं, इसके अलावा सभी मृदाओं में भी करते हैं, ऐसा बोल रहा है। मृदाओं, जब बलुई मृदा क्या होगी, कम ढलान पर है तो 30 मीटर, और जब बलुई मृदा अधिक ढलान पर है तो 300 मीटर तक की रखी जा सकती है। यह विधि जड़ वाली फसलों के लिए उपयुक्त है, जैसे गन्ना, मक्का, आलू, प्याज, मूली, सलजम, शकरकंद, याद रखिएगा। ऐसे ही सब्जियों के लिए गन्ना, मक्का, आलू, प्याज, मूली, सलजम, शकरकंद, तो इन फसलों के लिए किस प्रकार की विधि उपयुक्त है, तो गहरी कुंड या नाली विधि, याद रखिएगा। अब देखते हैं चौथे मेथड की ओर, सर्ज विधि। कैसी विधि, सर्ज विधि, सर्ज मेथड। यह विधि गुरुत्व जल पर आधारित है, गुरुत्वीय जल पर, तथा यह विधि ऑन और ऑफ मोड श्रेणी पर आधारित है। इस विधि में बंद और खुला प्रक्रिया, ऑन और ऑफ प्रक्रिया से पानी की कट ऑफ से गहरा अंतःस्त्रावन एवं अपाह हानियाँ कम होती है।
ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ऑन ऑफ, इसको बंद और चालू भी कर सकते हैं, ऑन ऑफ मेथड पर आधारित है, जिससे कि पानी की कट ऑफ, पानी को काट देने से, मतलब बीच में रोक देने से अंतःस्त्रावन एवं अपाह हानियां कम होती हैं, ऐसा बोल रहे हैं, सर्ज विधि। अगला देखते हैं टाइफून। ठीक है, अगला जो है वो 8वां विधि है, वो है टाइफून, 8वां और अंतिम विधि टाइफून मेथड। तो यह विधि बूंद बूंद सिंचाई का रूपांतरित विधि है। बूंद बूंद सिंचाई अपने आप में बड़ा विधि है, इसका रूपांतरित रूप है टाइफून। यह विधि महाराष्ट्र में गन्ने की फसल, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में गन्ने की फसल के लिए किस प्रकार की विधि यूज की जाती है, तो टाइफून विधि। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा मेथड। पहला मेथड क्या हो गया, सतही सिंचाई। अब देखते हैं अधोसतह, सब सरफेस सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी छोटी छोटी विधियां हैं। तो इस प्रणाली में पानी मृदा की सतह पर न देकर अधोसतह पर दिया जाता है, मतलब पानी डायरेक्ट फसलों को ना देकर और कहीं सतह इधर उधर बहाया जाता है, अधोसतह पर, सब सरफेस पर। कृत्रिम उपसतही सिंचाई प्रणाली में पानी को खुली खाइयों या अधोभूमिगत पाइपों जैसे टाइल नालियों या मोल नालियों या छिद्रित पाइपों के माध्यम से पौधे की जड़ तक, ठीक है, तंत्र तक मृदा में पहुंचाया जाता है। अब मैं समझा देता हूं, यह मान लो पौधा लगा है, ठीक है, अब क्या करते हैं, पानी में पाइप में छिद्र करके उसको जमीन में ऐसे गाड़ देते हैं, इसमें छिद्र है मान लो इधर उधर, तो जैसे इसमें पानी डालेंगे ना तो ये सीधा कहाँ जाएगा, जड़ में जाएगा पौधे के, किसमें जाएगा, जड़ में। ये छिद्र, ये पाइप जो है इसमें छेद रहेगा छोटा छोटा, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें पानी डालेंगे तो ये पाइप के जो छेद से पानी निकल के सीधा कहाँ तक जाएगा, जड़ तक जाएगा। तो इस प्रकार की विधि को बोलते हैं अधोसतह। सतह में डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं ऊपर में, मतलब जहाँ पर पौधा लगा है यहाँ पर जड़ है, ये उसकी सतह है, यहाँ पर ना देकर पानी को अंदर दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, जड़ में, तो अधोसतह बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे खुले में यहाँ पर बहा देते हैं पानी को जड़ के ऊपर से ही, ठीक है, यहाँ पर वो सीधा बहाते हैं जिससे तना का लॉस भी हो जाता है। अब यहाँ ना बहाकर नीचे बहाते हैं, जड़ में पहुँचाते हैं, पाइप डालकर उसको छिद्रित कर देते हैं, सीधा वहाँ पर पहुँच जाता है पानी। ठीक है, तो पौधे के जड़ तंत्र की मृदा में दिया जाता है। ठीक है, खुली खाइयों या खड्डों की गहराई 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है, मतलब जड़ बेसिकली 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक गहरे होंगे, तभी इस मेथड का उपयोग हम करते हैं। उनके बीच में अंतराल जो होगा 15 से 30 सेंटीमीटर रखा जाएगा। जो पाइप डालेंगे, ठीक है, मान लो ये पेड़ है, ये जिसका जड़ है, इसमें जो पाइप डालेंगे, इधर डाले, इधर एक डाल दिए, इधर एक ऐसा डाल दिए जिसमें छिद्र है, ठीक है, तो ये इसके बीच का अंतराल 15 से 30 सेंटीमीटर का रखा जाएगा और यहाँ जड़ में सीधा पानी जाएगा, पहुँचेगा, सरफेस पर नहीं पहुँचेगा, अधोसतह पर पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, अधोसतह पर पहुँचेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें जल निकास खाइयों के माध्यम से अधिक जल का निकास किया जाता है, आधा मतलब ज़्यादा जल उसका उपयोग होगा जड़ में, ज़्यादा जल व्यर्थ नहीं होता। अब देखते हैं अधोसतह सिंचाई के प्रकार, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के अधोसतह सिंचाई होते हैं। सॉरी, पहला है सतह के नीचे सिंचाई। अब देखते हैं सतह के नीचे सिंचाई, अधोसतह सिंचाई के प्रकार देखते हैं। 2 मेथड होंगे उसमें, सतह के नीचे कैसे सिंचाई करेंगे। इसके लिए मृदा में 2 मीटर या अधिक गहराई वाली अभेद्य संस्तर या उच्च पारगम्य वाली दोमट या बलवी दोमट मिट्टी में ही इसको उपयोग करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। जहाँ पर मध्यम ढलान हो, क्या हो, मध्यम ढलान, दोमट या बलवी दोमट मिट्टी हो और मृदा में 2 मीटर या अधिक की गहराई, अभेद्य संस्तर हो, उच्च पारगम्य वाली दोमट या बलवी दोमट मिट्टी हो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इस विधि में खेत में छिद्रयुक्त पाइप 30 सेंटीमीटर, कितना, 30 सेंटीमीटर की गहराई पर, ठीक है, 1 या 2 मीटर की दूरी पर समानांतर बिछा देते हैं। बताया था एक फसल लगा है, यहाँ पर जड़ है उसका, तो पाइप को प्रत्येक 1 या 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बिछा देते हैं, इसमें छिद्र होते हैं। कितना, 30 सेंटीमीटर गहरी पाइप बिछा देते हैं। यह विधि केरल के नारियल के वृक्षों के लिए, याद रखिएगा, काम आती है, तथा गुजरात में बलवी दोमट मिट्टी एवं जम्मू कश्मीर की काली मिट्टी में सब्जी उगाने के काम आती है। जम्मू कश्मीर में काली मिट्टी में, गुजरात में बलवी दोमट मिट्टी में, केरल में नारियल के वृक्ष में यह काम आती है, ऐसा बोल रहे हैं। अब इसी का दूसरा मेथड है वो घड़ा सिंचाई है। ठीक है, एक हम लोग क्या डाल दिए, पाइप डाल दिए, पाइप को छिद्र करके। दूसरा क्या डाल सकते हैं, घड़ा को गाड़ देते हैं जमीन में, घड़ा को गाड़ देते हैं और घड़ा को मुंह तक, जो मुंह है ना वो आपका पौधे के, ये मान लो पौधा है, ये इसका जड़ है, यहाँ तक आया, तो घड़ा को ऐसे गाड़ते हैं। ठीक है, ये उसका मुंह हो गया। अब इसमें पानी भर दिया और इसमें छिद्र कर दिए, या सीपेज करने के लिए कोई माध्यम लगा दे, तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, पानी सीधा जड़ तक पहुँच जाएगा। तो ये घड़ा सिंचाई विधि है, ये भी अधोसतह सिंचाई के अंतर्गत आता है। इस विधि में घड़े के मुंह तक जमीन में गाड़ देते हैं, फिर उसमें पानी भरकर प्रयोग करते हैं, जिससे पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता जाता है, डायरेक्ट जड़ तक पहुँचता जाता है, व्यर्थ नहीं होता। तो घड़ा सिंचाई विधि भी अच्छी विधि है। अब तीसरा जो मेथड देखते हैं वो देखते हैं, मतलब 2 महत्वपूर्ण मेथड हो गए। एक सतही सिंचाई, सतही सिंचाई के अंतर्गत 8 छोटी विधियाँ,
दूसरा अधोसतही सिंचाई, इसके अंतर्गत दो छोटी विधियां। अब तीसरा देख रहे हैं फव्वारा सिंचाई, इसके अंतर्गत भी विधियां होंगी। और चौथा हम देखेंगे बूंद बूंद सिंचाई, फिर खत्म हो जाएगा। तो फव्वारा सिंचाई विधि जिसे स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं, इस विधि में दाब के साथ वर्षा के रूप में पौधे को पानी उपलब्ध कराया। देखते होंगे आप कॉलेज वगैरह में जाते होंगे तो स्प्रिंकलर लगा रहता है जो कि गोल गोल घूम के आपके गार्डन में, जो कॉलेज वगैरह मैदान में गार्डन में क्या देता है, पानी देता है। तो वही फव्वारा सिंचाई है। तो वर्षा के रूप में पौधों को पानी उपलब्ध करवाता है, जिसे फव्वारा सिंचाई भी कहते हैं। उच्च पीएच पानी वाले क्षेत्रों के लिए यह विधि अनुपयुक्त है। जहां पर पीएच, पानी का पीएच उच्च होगा, वहां पर यह विधि नहीं उपयोग की जाती, ये याद रखेंगे। फव्वारा सिंचाई कहाँ उपयोग नहीं की जाती, तो जहां पर उच्च पीएच पानी होगा, पानी वाले क्षेत्रों के लिए यह अनुपयुक्त है। ठीक, यह विधि धान जूट को छोड़कर सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। मतलब धान और जूट की खेती इससे नहीं की जा सकती, धान की फसल के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, सतही सिंचाई करते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को छोड़कर, मतलब काली मिट्टी में ये सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं, काली मिट्टी को ज़्यादा पानी चाहिए रहता, नहीं तो वो सूख कर, जैसे बंजर खेत देखिए वैसा दरार पड़ने लगता है काली मिट्टी में सभी, क्योंकि काली मिट्टी ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करके रखता है। मुख्यतः बलुई मृदाओं के लिए यह उपयुक्त होती है, लेकिन काली मिट्टी के लिए अनुपयुक्त है। धान और जूट की फसल इसमें नहीं उपयोग कर सकते हैं। साथ ही पानी का पीएच मान जो है जहाँ पर ज़्यादा है उसमें अनुपयुक्त है, मतलब वहाँ पर फव्वारा सिंचाई हम उपयोग नहीं कर सकते। ढलान वाले ऊबड़ खाबड़ भूमियों के लिए ये सबसे उपयुक्त है। तो कहाँ पर फव्वारा सिंचाई उपयोग करते हैं, तो ढलान वाले ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए सबसे उपयुक्त है। इस विधि में सतही सिंचाई की अपेक्षा 25 से 50% तक पानी अधिक बचता है। मतलब जितना खपता है उसमें, उससे हम लोग इसमें ज़्यादा बचा लेते हैं। कितना, 25 से 50% तक पानी बचाते हैं इसमें। ठीक है, इस विधि की सिंचाई क्षमता 80 से 85% होती है। ये दूसरे नंबर पर है। सर्वाधिक जो बचता है वो बूंद बूंद में बचता है, याद रखिएगा। 90% तक पानी बचाते हैं हम लोग, या उसकी क्षमता होती है। ठीक है, तो इस सिंचाई की जो क्षमता है वो 80 से 85% है। इसमें पानी का डिस्चार्ज 100 लीटर प्रति घंटे होता है, 1000 लीटर प्रति घंटे होता है। 1000 लीटर एक घंटे में इसका डिस्चार्ज होता है। फव्वारा सिंचाई में जो दाब होता है, ठीक है, जो संयंत्र का दाब है, इक्विपमेंट का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फव्वारा विधि में पानी की फुंवार, नोजल, ऐसा छिद्र, इस टाइप का पाइप, इसमें शॉर्ट क्या हो, छोटे छिद्र हो, उसको बोलते हैं नोजल। ठीक है, जिससे प्रेशर से पानी निकलता है, नोजल। तो फुव्वारा नोजल से बनती है। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, इलायची बगीचे के लिए, बगीची फसलों के लिए यह उपयुक्त है। तो चाय, कॉफ़ी और इलायची जैसे बगीचों में उगाई जाने वाली फसलें हैं, उनके लिए यह बहुत ही उपयुक्त है। कौन सा, फव्वारा सिंचाई मेथड। सतही विधि की तुलना में पानी की एक ही मात्रा में सिंचाई क्षेत्र में 40% क्षेत्र की वृद्धि हो जाती है। मूंगफली, कपास, अन्य फसलों के लिए जो फूल नहीं गिरने के प्रति अति संवेदनशील नहीं है, उनमें उपयुक्त है। अति संवेदनशील नहीं है, उनके लिए यह उपयुक्त है। यह फसलों को पाले और उच्च तापमान, जो कि फसल उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करता है, उनसे बचाता है। मतलब पाले और उच्च तापमान से यह बचाता है। ठीक है, और फसल गुणवत्ता को बढ़ाता भी है, बोल रहे हैं। इस प्रणाली में सतही सिंचाई की तुलना में 40 से 60% तक श्रम की बचत भी होती है। ठीक है, पानी 25 से 50% बचता है, श्रम 40 से 60% बचता है, और क्षमता 80 से 85% है। और ये पाले पड़ने नहीं देता, साथ ही उच्च तापमान से भी बचाता है। ठीक है, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिंचाई जो है वो देखते हैं हम कितनी प्रकार की विधियां हमारे पास। स्प्रिंकलर सिंचाई की 2 विधियां हैं, एक है माइक्रो, दूसरा है माइक्रो। माइक्रो मतलब MICRO, माइक्रो मतलब छोटा, और मैक्रो MACRO। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा होता है ना। MA मतलब बड़ा और MI मतलब छोटा। माइक्रो स्प्रिंकलर, सूक्ष्म फव्वारा। इस विधि में छोटे फव्वारे द्वारा पानी कम दबाव पर फव्वारे के रूप में पेड़ों के जड़ क्षेत्रों के चारों ओर दिया जाता है। जड़ क्षेत्रों के चारों ओर दिया जाता है। ठीक है, मतलब छोटा जब यूज़ करेंगे, छोटा नोजल और छोटा फव्वारा जब निकलेगा तो माइक्रो हो जाएगा, माइक्रो स्प्रिंकलर कहलाएगा। लेकिन माइक्रो में क्या होगा, बड़ा में इसको बोलते हैं रेन गन, बोलते हैं रेन गन। क्या बोलते हैं, रेन गन। तो माइक्रो स्प्रिंकलर को रेन गन कहा जाता है। रेन गन फव्वारा संयंत्र का संशोधित रूप है, जिसमें कम पूंजी की जरूरत होती है। पारंपरिक फव्वारा संयंत्र की तुलना में दूसरी फसलों के लिए संशोधित किया जा सकता है, मतलब कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसका उपयोग गन्ने की फसल पलवार के साथ किया जाता है।
इसके अतिरिक्त लॉन के लिए, मतलब लॉन जो बगीचा टाइप से है ना, जो लॉन है यहाँ पर घास बिछी हुई है, उसके लिए सबसे आदर्श होता है जिसमें माइक्रो स्प्रिंकलर अर्थात रेन गन का उपयोग करते हैं। रेन गन में जो प्रेशर होता है, ठीक है, संयंत्र में इक्विपमेंट में जो प्रेशर होता है वो 3.5 से 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। उसमें क्या 2.5 से 4.5, इसमें 3.5 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करते हैं। अंतिम सिंचाई जो है वो है बूंद बूंद सिंचाई, फिर खत्म हो जाएगा। अंतिम क्या है, बूंद बूंद ड्रिप इरिगेशन। यह सिंचाई पद्धति इजराइल से लाई गई है। कहाँ से लाई गई? इजराइल से। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली सिंचाई की नवीनतम विधियों में से एक, सबसे नवीन विधि है, जिसका प्रयोग पानी की कमी, लवण की समस्या वाले क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय होते जा रहा है। जहाँ पर लवण की समस्या और पानी की कमी, वहाँ पर बूंद बूंद सिंचाई ही करें, ठीक है। बेसिकली जहाँ पर चट्टान वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर अधिकतर इसका उपयोग करते हैं। इस विधि में पौधे के जड़ क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति निरंतर या अंतराल में बूंद बूंद रूप से किया जाता है। इस विधि में पानी बहुत ही आर्थिक रूप से प्रयोग किया जाता है, मतलब इकोनॉमिकली प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा खपत नहीं करते पानी का। इसमें गहरी टपकन और कम सतह वाष्पीकरण की वजह से जल हानि बहुत कम होती है। बूंद बूंद सिंचाई जल की कमी वाले क्षेत्र, उबड़ खाबड़ खड़ी ढलान वाले क्षेत्र, ठीक है, स्थलाकृतियाँ, कम मिट्टी गहराई वाले क्षेत्र जहाँ श्रम शक्ति की बहुत महंगा हो, फसल का मूल्य ज़्यादा हो, के लिए सर्वोत्तम एवं उपयुक्त सिंचाई विधि है, ठीक है। इन सभी विधियों में, इन सभी जगहों पर बूंद बूंद सिंचाई का उपयोग हम करते हैं। अगला जो है, इस विधि में पानी डिस्चार्ज के लिए इमिटर्स मतलब छोड़ने वाले, इमिट करने वाले, छोड़ने वाले, उत्सर्जित करने वाले इमिटर्स मुख्य घटक हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति में 1 से 8 लीटर तक प्रति ड्रिपर प्रति घंटे डिस्चार्ज रेट होता है। कितना? 1 से लेकर 8 लीटर प्रति ड्रिपर प्रति घंटे डिस्चार्ज रेट होता है, याद रखिएगा ड्रिप सिंचाई में। बूंद बूंद सिंचाई में उर्वरक, फर्टिलाइजर्स है ना, जिसमें फर्टिगेशन जो होते हैं वह रासायनिक पोषक तत्व, ठीक है, को पानी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। फर्टिलाइजर्स जो उर्वरक होते हैं और जो रासायनिक पोषक तत्व है उसको पानी के साथ मिलाकर दे सकते हैं, जिससे वो पानी के साथ बूंद बूंद रूप में जड़ों तक पहुंच जाता है। ड्रिप सिंचाई में दाब जो होता है वो 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। इस विधि में सतही सिंचाई की तुलना में 50 से 70% तक पानी की बचत होती है। सर्वाधिक बचत इसमें होती है, याद रखिएगा। इस विधि में सिंचाई क्षमता 90 से 95% है। इसके पहले वाले में फव्वारा में 80 से 85, सर्वाधिक इसमें क्षमता है 90 से 95% तक क्षमता होती है इसकी, ठीक है। यह विधि अधिक दूरी तक उगाई जाने वाली फसलें, बगीचों में जैसे नारियल, अंगूर, केला, नींबू, ठीक है, एवं सब्जियों जैसे टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ठीक है, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस जैसे ग्रीन हाउस की खेती की जाती है, उन सभी में उपयुक्त होती है ये। ड्रिप सिंचाई विधि को अधोसतह सब सरफेस एवं सतही सिंचाई दोनों प्रकार की सिंचाई विधियों से में काम ला सकते हैं हम ड्रिप सिंचाई को, ठीक है। अब देखते हैं बूंद बूंद सिंचाई के अन्य लाभ। अन्य लाभ में आप जान रहे हैं लाभ, ठीक है, क्या क्या होगा? पौधे की वृद्धि एवं उपज में बढ़ोतरी होगी, पानी, श्रम एवं ऊर्जा की बचत होगी, समस्याग्रस्त मृदा के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त होता है, खरपतवारों का बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है, ज़्यादा खरपतवार नहीं उगेंगे क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है, पानी केवल उसी पौधे को मिल रहा है, उसी पौधे की जड़ तक जा रहा है जिसको उसको जरूरत है। कृषण क्रियाओं के लिए उपयुक्त एवं सरल संचालन विधि है ये। लवणीय जल का उपयोग किया जा सकता है। उर्वरक उपयोग दक्षता में बढ़ोतरी होती है। उर्वरक एवं अन्य रासायनिक सुधारक व्यक्तिगत या अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं इस सिंचाई में। किसके साथ? बूंद बूंद सिंचाई के साथ, ठीक है। उसी में पानी में घोल दिए उर्वरक को, फर्टिलाइजर्स को, रासायनिक उर्वरक को, और जड़ों तक पहुंचा दिए। इस प्रकार से इसके लाभ हैं। मुख्य बिंदुओं को मैं हाईलाइट कर दिया हूं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।